श्रीमती सुना गुजर जी और तमाम उपस्थित हमारे यहाँ पर अतिथिगण, अधिकारीगण, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत पसंद था कि आज हम लोग 131वीं जयंती पर हम मिल रहे हैं। बाबा साहब के बारे में आपको पूर्व वक्ताओं ने और विशेष हमारे मंत्री जी टीकाराम जूली जी ने बहुत ही विस्तार से और प्रभावशाली ढंग से जीवनी पे प्रकाश डाला। और मैं समझता हूँ कि बाबा साहब के बारे में पूरा देश जो है वो भली भांति जानता है कि क्या उनकी भूमिका थी उस जमाने की जिसका जिक्र किया गया। किस प्रकार किस घर में पैदा हुए, स्कूल में पढ़े कैसे करी, और शिवाजीराव गायकवाड़ जो बड़ौदा के नरेश थे उनकी सहायता से वो अमेरिका गए, इंग्लैंड गए, और जो कुछ भी उनकी भूमिका थी आज़ादी के जंग के दौरान में संविधान सभा के अंदर ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई संविधान बनाने के लिए। आप जस्ट कल्पना करो कि उस वक्त में गांधी जी ने, पंडित नेहरू ने, सरदार पटेल ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने और बड़े बड़े नेताओं ने क्या सोच करके बाबा साहब अम्बेडकर को ही जिम्मेदारी दी गई कि आप संविधान के निर्माण की ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन बनो। उससे अंदाज कर सकते हो आप लोग कि वो क्या महान हस्ती थी, किस प्रकार वो दलित वर्ग के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, आम नागरिक के लिए उनकी सोच थी। वो दार्शनिक भी थे, विधिवेता भी थे, अर्थशास्त्री भी थे, समाज सुधारक भी थे। वो एक प्रकार से बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनके दिल के अंदर जो कशिश थी बचपन की, उस कशिश के कारण से वो संविधान के अंदर वो प्रोविजन कर पाए जो आज जो बड़े बड़े विकसित राष्ट्र कहलाते हैं वो भी नहीं कर पाए थे। जैसे महिलाओं को बराबरी का हक देना, महिलाओं को वोट का अधिकार। इस समय गुजर जी बैठी हुई है, इनको बड़ा गर्व होगा कि अमेरिका में 150 वर्ष लगे तब जाके महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। इंग्लैंड के अंदर, यूके में 100 वर्ष लगे तब महिलाओं को अधिकार देना, वोट का अधिकार देना मिला, महिलाओं को मिला। तो हमारे मुल्क में बाबा साहब के ज़माने में जिस दिन संविधान बना, लागू हुआ, उस दिन से महिला पुरुष में भेदभाव नहीं और वोट का अधिकार मिला। उससे अंदाज कर सकते हो कि वो व्यक्ति तो किस प्रकार का था। क्योंकि मामूली बात नहीं, 150 वर्ष किसे कहते हैं। महिला संघर्ष करती गई वोट का अधिकार प्राप्त करने के लिए, जो आज लोकतंत्र की बड़े मुल्क कहलाते हैं। तो आप कल्पना कीजिए कितना प्रगतिशील विचार था उनका, किस प्रकार की सोच थी देश के लिए। उनको मालूम था कि ये मुल्क जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, हजारों जातियाँ हैं, अनेकों भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, गुजराती, बंगाली, मलयालम, समझ में आती नहीं लिखा हुआ क्या है और क्या बोलते हैं। और यहाँ पर कितना बड़ा भेदभाव है, मानव पे भेद कर रहा है, छुआछूत का। आप बताइए इससे बड़ा कलंक क्या हो सकता है। एक मनुष्य, अभी टीकाराम जूली कह रहे थे, पैदा होता है तो भगवान एक सा बनाता है और व्यवस्था छिन भिन करती है। आप बताइए छुआछूत की भावना कैसे पैदा हुई होगी कोई जमाने के अंदर। क्या बीतती है कि बाबा साहब अम्बेडकर को अलग बैठना पड़ा पढ़ाई करने के लिए, अलग मटकी से पानी पियो, क्या क्या नहीं हुआ होगा उसमें।
ज्योतिबा फुले को वो बस सम्मान इसलिए देते थे कि ज्योतिबा फुले ने उस जमाने में क्रांति करी थी जब स्त्री शिक्षा को पढ़ाना पाप समझते थे, जब कोई पढ़ लिख नहीं सकता था। आप बताइए कि इस प्रकार बाबा साहब की सोच जो है और ज्योतिबा फुले से जो प्रेरणा उनको मिली, ये उन्होंने खुद ने जिक्र किया, जिसका आज उस व्यक्ति के कारण से देश के अंदर जो हालात है, उन हालातों में भी आज एक है, अखंड है। आज़ादी के पहले भी त्याग बलिदान खूब हुए, जेलों में लोग बंद रहे, फांसी के फंदे पे चढ़े, गोलियां खाई अंग्रेजों के वक्त में, लाठें खाई। आज़ादी के बाद में भी बहुत कुछ हुआ, पर हमारा मुल्क जो संविधान से चलता है, संविधान के अंतर्गत ही लोकतंत्र है, समाजवाद की बात की जाती है, लोकतंत्र अंदर ही धर्मनिरपेक्षता की बात की जाती है। ये सब संविधान में लिखा हुआ है, उसकी मूल भावना यही है। और जब हम एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं या मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनते हैं, तो हम शपथ क्या लेते हैं? संविधान के अंतर्गत लेते हैं। पहला हमारा धर्म कहता है, हमारा कर्तव्य कहता है, हम जो कुछ भी करें वो संविधान की मूल भावना को जो हमने शपथ ली है, उस शपथ को निर्वहन करते हुए करें। कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम जो शपथ को मानते हैं, शपथ को मानते हैं, शपथ को पवित्र मानते हैं हम लोग, वो शपथ ले ली इन्होंने, गंगा जल हाथ में ले लिया, कहते हैं ना लोकल भाषा के अंदर, गंगा जल हाथ में ले लिया, मैंने शपथ ले ली। तो क्या गंगा जल हाथ में लिया हुआ भी आप उसके विपरीत काम कर सकते हैं शपथ लेने के बाद में? तो क्या संविधान के अंदर जो लिखा हुआ है, आप शपथ ले रहे हो खड़े होकर राज्यपाल के साथ में, राष्ट्रपति के साथ में, क्या उसके बाद में आप उस शपथ के विपरीत काम कर सकते हो? क्या आज उसके विपरीत काम नहीं हो रहा है? आज संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आज लोकतंत्र खतरे के अंदर, ऐसे हालात बन गए देश के अंदर। क्या अच्छी बात है? देश की दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम है। इसलिए ऐसे वक्त में डॉक्टर अंबेडकर का अगर आप जन्मदिवस मनाते हैं, आज कई प्रोग्राम हो रहे हैं राजस्थान भर के अंदर, चिंतन होना चाहिए, मनन होना चाहिए। हमारी दुश्मनी किसी से नहीं है, न होनी चाहिए। हम देशवासी सब एक हैं, एकजुट रहेंगे तब जाके दुनिया के मुल्कों में हमारी जो शान है, मान सम्मान है, हमारी महान संस्कृति, सभ्यता, परंपराओं का जो देश ने सदियों से प्राप्त करी है, वो कायम रह पाएगा, वो कायम रह पाएगा। जिम्मेवारी बहुत बड़ी है। हम कोई धर्म के हो, जाति को, वर्ग के हो, अगर मानव मानव एक समान है। और हमारे यहाँ तो वसुधैव कुटुंबकम की बात की गई है सदियों से, ये हमारी संस्कृति है। पूरा विश्व जो है कुटुंब है। ये जिस मुल्क में ये भावना निकली हो, जिस मुल्क से, जिसके जहन में बात हो, जय जगत की बात की विनोबा भावे ने, जगत की जय हो। आप कल्पना कीजिए, ये देश वो है जहाँ पूरी दुनिया लोहा मानती है इसका। उस मुल्क में अगर हम लोग विचारधारा की लड़ाई हमारी है, लोकतंत्र में विचारधारा की लड़ाई होती है, होनी चाहिए, विचारधाराएं काम रहेगी। बड़ौदा के अंदर मैं राहुल गांधी के साथ था, वहाँ पर इंट्रैक्शन हो रहा था। एक व्यक्ति ने खड़ा होकर कह दिया ये बीजेपी आरएसएस सब खत्म होनी चाहिए। तो राहुल गांधी ने कहा आप गलत कह रहे हो, वो एक विचारधारा है, वो एक विचारधारा है, आरएसएस हो चाहे बीजेपी हो, वो कायम रहेगी, रहनी चाहिए। वो अपनी बात करें, हम अपनी बात करें। हमारी जो लड़ाई है विचारधारा की है, जनता फैसला करे भाई आप क्या चाहते हो, ये उसकी बात थी। तो मैं कहना चाहूँगा हमारी कोई लड़ाई किसी से नहीं, दुश्मनी नहीं है, पर जो विचारधाराएं हैं जिस रूप में हम चाहते हैं लोकतंत्र कायम रहे,
सभी धर्मों का सम्मान हो, सभी जातियों का सम्मान हो, ऊंच नीच के कोई भेदभाव नहीं हो, सबको समान अधिकार मिले। हमारी गवर्नमेंट का राजस्थान में कह सकता हूँ कि प्रयास है। जैसे गांधी जी ने कहा था कि आप अगर कोई संशय हो, कोई आप मंत्री मुख्यमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो या प्राइम मिनिस्टर हो, और जीवन में आपको कोई संशय पैदा हो कि फैसला करते वक्त में, तो आप कल्पना करो उस गरीब व्यक्ति की जो जिंदगी में आपने कभी देखा है, और फिर सोचो मेरी कलम उस दिशा में चलनी चाहिए जिससे उस गरीब का भला हो रहा है क्या, और फैसला करो। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मेरा बजट जो आया है, जिसकी तारीफ सब लोग करते हैं, अगर आप देखेंगे, अगर उस बजट की कोई स्टडी करे, जो करनी चाहिए आप सबको, बच्चों को भी, सबको, और उनके मन को समझना चाहिए। हर योजनाएं किसके हित के अंदर है। 10 लाख की बात तो एक बात हुई, जो अभी मेरे आ रहा था पीसीसी से, एक व्यक्ति मुझे मिला गेट पे, अरे साहब मेरे गांव से मेरा कोई भाई भतीजा कोई आया और सीके बिरला में इलाज करवाया, उसका हार्ट की ऑपरेशन था, 137 रुपये टैक्सी के लगे खाली, बाकी फ्री इलाज हो। मुझे 2 बार कोरोना हो गया मुझे, और पोस्ट कोविड बड़ी प्रॉब्लम है। मैं आपको भी कहना चाहूँगा कोरोना वापस आ सकता है। कल देखा होगा आपने टीवी के अंदर, जगह जगह कोरोना के केस आ जाने लग गए। चिंता करो, बच के रहो, बच के रहो। मुझे 2 बार कोरोना हुआ, और कोरोना के बाद में हार्ट की, किडनी की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, अलग तरह की हो भी नहीं लोगों को। मुझे हार्ट की हो गई, मेरा इलाज हुआ है सिमेंट के अंदर, स्टेंट लगा। अगर स्कीम नहीं होती तो 2-3 लाख रुपए खर्च होते, मेरे 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। एक रुपया खर्च नहीं हुआ। अब कल्पना करो 10 लाख रुपए, उसमें तो 5 लाख की स्कीम थी, अब मैंने 10 लाख ही कर दी। आप बताइए कि 5 लाख का बीमा कर दिया, कोई भगवान करे एक्सीडेंट नहीं हो, एक्सीडेंट हो जाता है तो उसी चिरंजीवी योजना के अंतर्गत आपको 5 लाख रुपए का बीमा भी हो गया अपना आप। और हमने एक काम और किया, आईपीडी ओपीडी फ्री कर दी है। अब कोई अस्पताल में जाएंगे आप लोग, पहले के ऑपरेशन के अंदर कुछ सामान बाहर से मंगाते थे, दवाएं 900 की लिस्ट थी, तो उसके अलावा लिस्ट तो वो बाहर से आती थी। अब आपको 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा, पूरा खर्चा अस्पताल खुद उठाएगा। ये हमने व्यवस्था कर दी। एक व्यवस्था और कर दी कि अगर किसी जगह ट्रांसप्लांट होना है, किडनी या लीवर, उसमें आपको मालूम है कि 15-20 लाख रुपये खर्च होते हैं, गरीब आदमी नहीं दे सकता है। तो 10 लाख के अलावा भी जिसका किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, कैंसर के कारण से, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, एक्सीडेंट में लोग मर जाते हैं तो उसका ऑर्गन भी, आँख भी, हार्ट भी आजकल ट्रांसप्लांट होते हैं, हवाई जहाज से भेजना पड़ता है अमुक जगह जहाँ पर जिसकी मांग है हिंदुस्तान के अंदर। अगर 15-20 लाख रुपये खर्च होंगे तो उसको 15-20 लाख रुपये खर्च करेगी सरकार, उसको पैसे देना पड़ेगा। ये तालियां बजा रहे हो, पर मैं आपको कहना चाहूँगा अधिकांश लोगों को नहीं मालूम ये बातें, अधिकांश लोगों को नहीं मालूम। अगर मैं हाथ खड़ा कराता तो 5-7 हाथ खड़े होते, अभी मुझे मालूम है, क्योंकि मैं इसी हॉल में भी 3 दिन पहले हाथ खड़ा करवा चुका हूँ। कि पैसे वाला तो फिर भी कर लेगा, गरीब आदमी कहाँ लाएगा 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख। मकान बेचता है, गहने गिरवी रखता है, पता नहीं क्या क्या करता होगा, क्या बीतती बताओ। तो ये योजना ही गरीब के लिए लागू हो रही है।
तो डॉक्टर अंबेडकर ने इतनी बड़ी सोच रखी, आरक्षण भी मिल गया, सब कुछ हुआ है। SC ST एक्ट बन गया राजीव गांधी के वक्त में, जिसका आपने जिक्र किया 1 अप्रैल वाला। क्या नहीं किया गया, सब कुछ हुआ। मेरे बारे में काफी कुछ कह दिया मंत्री जी ने। एक बात मैं बिना बात बताना चाहूंगा आपको जिंदगी की। मैं जब पैदा ही नहीं हुआ था, उनके पहले की बात है, जब मैं पैदा हुआ बड़ा हुआ तो मेरे पिताजी ने मुझे कहा, हमारे मोहल्ले में वहाँ मेघवाल भी, खटीक भी, वाल्मीकि भी रहते हैं, माँ मंदिर में जहाँ मैं रहता हूँ। तो मेरे पिताजी कहने लगे कि जब मेरी शादी हो रही थी, मतलब उनकी शादी हो रही थी, तो मेरी शादी हो रही थी, पिताजी ने कहा, तो मेरे बाराती खटीक भी थे, हरिजन भी थे, वाल्मीकि भी थे, मेघवाल भी थे। तो उनके ससुराल वालों को मालूम पड़ा कि भाई जो दूल्हा आ रहा है उसके साथ में खटीक भी आएंगे, मेघवाल भी आएंगे, हरिजन भी आएंगे। तो उन्होंने ऐतराज किया उस जमाने के अंदर। तो पिताजी बताते थे कि मैंने कह दिया भाई फिर मैं बारात लेके आऊँगा ही नहीं वहाँ पर। ये बात मैंने इसलिए कही कि जो मेरे बारे में बहुत कुछ कह दिया इसने, जूली ने, कि जो संस्कार आपका पैदा होता ही हो परिवार का, उसका असर जिंदगी भर साथ चलता है। आज जो मेरे दिल में गरीब के प्रति, गरीब चाहे कोई भी हो, अगर गरीब ब्राह्मण भी है, बनिया भी है, तो ये लगता है भाई गरीब की पहले सेवा करो, जो भूखा मर रहा पहले सेवा उसकी करो। और इसीलिए मैं आज कई बार मजाक करता हूँ कि भाई ऐसा क्या बात है कि मेरी जाति का सिर्फ एक MLA है विधानसभा के अंदर, और मैं मुख्यमंत्री हूँ 1 MLA होते हुए भी, और 1 MLA कौन है? मैं खुद ही हूँ। आप बताओ, अगर मैं अकेले ही हूँ खुद ही, फिर भी ये छत्तीस को मुझे बर्दाश्त कर रही है, बर्दाश्त कर रही कि नहीं कर रही है? प्यार कर रही है, स्नेह कर रही है, आशीर्वाद दे रही, जो भी कर रही है। आप बताइए कितना मैं लकी हूँ, अकेला विधायक और तीसरी बार मुख्यमंत्री आपने मुझे बना दिया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरी तरह सबको होना चाहिए, छत्तीसी को भी प्यारा। क्योंकि जिंदगी 1000 साल की होती नहीं है भाई, 1000 साल की होती नहीं, 100 साल है समझ लो, ज़्यादा से ज़्यादा 110-20 के लोग भी साधु संतों को देखते 126 साल का हो गया भाई, बहुत इक्का दुक्का होते हैं। अगर जिंदगी 1000 साल की होती तब तो अपन हिसाब किताब रखते हैं। जब उम्र आपकी सबकी फिक्स है, फिर काय के भेदभाव, क्यों घृणा, क्यों नफरत? सब प्यार मोहब्बत से रहे, हम लोग भाईचारे से रहें, सद्भावना हो आपस के अंदर। क्या क्या झगड़ा होगा? करौली में झगड़ा हो गया, क्या जरूरत है बताओ आप? अब उसमें राजनीति शुरू हो जाती है, चुनाव आ रहे हैं, इसलिए हमने उस घटना को बहुत सीरियस लिया। 2 दिन तक मैंने 10 घंटे सब SP से बात करी, पुलिस विभाग में बात करी। नतीजा ये कि रामनवमी के जुलूस में सब धर्मों ने फूल बरसाए रामनवमी के जुलूस के अंदर। आप देखा होगा वीडियो सोशल मीडिया में, और एक जगह घटना नहीं हुई, और बाकी कई राज्यों में दंगे हो गए हैं, बुलडोजर चल रहे हैं। ये बुलडोजर चलने वाली जो है बीमारी कहाँ से आ गई? अगर राज करने वाले बुलडोजर चलाएंगे तो अम्बेडकर का राज कहाँ रहेगा, उनका संविधान कहाँ रहेगा? हमेशा कायदा होता है कानून का राज रहे, बल्कि फिलोसफी है कानून की तो कि 100 छूट जाए मुलजिम या दोषी, उसकी चिंता नहीं है, पर एक भी निर्दोष लोग नहीं फंसना चाहिए। एक पुरानी कहावत थी लॉ के अंदर, कितनी बड़ी बात कही। और यहाँ पर पता ही नहीं
किसने नारे लगाए, किसने दंगे भड़काए, कुछ पता नहीं। लिस्ट बनी पुलिस की, बुलडोजर गए और बुलडोजर की मकान साफ कर रहे हैं। कल आंखों में आंसू आ रहे थे औरतों के, मैंने देख रहा था टीवी के अंदर, जिनके घरों में बुलडोजर चल गए हैं। इतने गरीब घर वाले थे, घर वाले अभियुक्त बन गए। मैं भावुक हो रहा था, ये बताओ क्या तरीका भाई ये राज करने का। एक तरफ कहते हैं कि निर्दोष लोग राजस्थान में करोली में फंस गए हैं, निर्दोष लोग पकड़े जा रहे हैं। और बात बताओ, निर्दोष है जिनको आप कह रहे हो कि निर्दोष पकड़े जा रहे हैं, जो हमारे बीजेपी नेता कहते हैं, और बुलडोजर जो निर्दोष लोग पकड़े जा रहे हैं वो तो पुलिस के अंदर तो वो अभियुक्त बन गए हैं क्योंकि वो पकड़े जा रहे हैं। तो क्या हमारी सरकार जाके उनके घरों में बुलडोजर चला दे? बताइए। जिनको हम पकड़ रहे हैं तो पुलिस की दृष्टि में तो वो मुलजिम है, अपराध किया उन्होंने, दंगे भड़काए, हो सकता है वास्तव में निर्दोष हो वो। और जिसके लिए हमारे नेता बीजेपी कहते हैं भाई निर्दोष लोग पकड़े जा रहे हैं, हो सकता है निर्दोष हो उसमें कुछ लोग, तो जांच का विषय है। तो क्या सरकार दूसरे दिन बुलडोजर बेच सकते हैं? क्या वहां पे तोड़ना चाहिए क्या? बताइए आप लोग, बताइए आप लोग, तोड़ना चाहिए उनको? बताइए, ये क्या तरीका हुआ? बड़े खुश हो रहे हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, यूपी चुनाव क्या जीत गए बुलडोजर के नाम से, घमंड आ गए इन लोगों को। और ये जनता जनार्दन है, कब किसी को घर भेज दे पता नहीं लगता है। इंदिरा गांधी महान नेता थी, पोखरण में परमाणु विस्फोट कर दिया, दुनिया देखती रह गई, अमेरिका वगैरह। पाकिस्तान के तो टुकड़े कर दिए उन्होंने, बांग्लादेश बना दिया, जनता ने उनको भी हरा दिया। इंदिरा जी खुद चुनाव हार गई, कल्पना कीजिए आप लोग। ये लोकतंत्र है। और फिर आंधी चली उनकी, वापस वो प्राइम मिनिस्टर बन गई। मैं भी उस वक्त एमपी बना, 40-42 साल पहले केंद्रीय मंत्री बना उनके साथ में, डिप्टी मिनिस्टर। अब बताइए, कानून का राज रहना ही चाहिए, इसमें चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई पार्टी हो, उनका कमिटमेंट होना चाहिए कि हमने शपथ ली संविधान की तो कानून की रक्षा करेंगे। अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि वही है, अगर आप कानून की रक्षा करते हो, कानून की पालना करते हो, संविधान को मानते हो, शपथ लेते हैं, क्या उल्टा करते हैं? इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? बताइए आप। क्या कोई करे? आप शपथ लेते हो, उस शपथ को आप शपथ लेने के बाद में उल्टा काम करते हो, अपने खुद की स्वार्थ में, ये राजनीति करने के लिए। इसको देश को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अगर देश को एक रखना है, अखंड रखना है, अनेकता में एकता वाला मुल्क है, जो सपना अमेरिका ने देखा था, काम करना इसमें करो ना। आप आरएसएस को कौन मना कर रहा है? छुआछूत मिटाने का काम अगर आरएसएस वाले निकल जाए गांव-गांव में, उनका मान सम्मान बढ़ जाएगा। अगर आरएसएस कहते हैं हम सांस्कृतिक दल है, गांधी जी की हत्या पे उस वक्त पे सरदार पटेल ने उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया था, इसी आरएसएस पर लिख के दिया कि हम जिंदगी में कभी राजनीति नहीं करेंगे, हम खाली सांस्कृतिक दल रहेंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूं, आज छुआछूत सबसे बड़ा मानवता का कलंक मानता हूं मैं आज भी। क्यों नहीं आरएसएस के लोग सब काम छोड़ करके, ऊंच नीच का भेदभाव हो, छुआछूत हो, सामाजिक सिक्योरिटी हो, सोशल सिक्योरिटी हो, सोशल जस्टिस हो, सामाजिक न्याय हो, इन कामों को हाथ में लेने के लिए आगे क्यों नहीं आता है? अगर वो हिंदू की बात करते हैं, क्या SC ST वाले हिंदू नहीं है क्या? क्या OBC वाले हिंदू नहीं है क्या? हम हिंदू नहीं है क्या? आप उस पर भेदभाव कर रहे हो। आपको चाहिए सब काम छोड़ के, अगर हिंदू की बात कर रहे हो, करो हिंदू की बात। हिंदू में फिर SC भी आता है, ST भी आता है, OBC भी आता है, सब कौमें आती है। आप उसके कल्याण की बात करो। हर धर्म सिखाता है कि आप अपने धर्म को मानो। गांधी जी ने कहा था कि मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं। हम सब हिंदू नहीं है क्या? हमें गर्व नहीं है क्या? पर हर धर्म ये कहता है खुद का धर्म में गर्व करो, दूसरे धर्म का सम्मान करो, ये कहता है। तो तमाम झगड़े मिट जाएंगे आपके।
तमाम झगड़े मिट जाएंगे अगर आप ये करोगे। सब प्रेम से रहोगे, सद्भावना से रहोगे आप। हर पूरे देश में, दुनिया में जो हिंसा हो रही है, महात्मा गांधी तो अहिंसा के पुजारी थे। उनका जन्मदिवस 2 अक्टूबर पूरी दुनिया मना रही है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में। उस देश के अंदर हिंसा हो तो इससे बड़ी दुर्भाग्य बात क्या हो सकती है। यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, कितने लोग निर्दोष मारे जा रहे हैं। कि आप में, हमारे में से ऐसे लोग नहीं हैं जो उसको लेके भी दुखी होते हैं। निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, सिविलियन मारे जा रहे हैं। तो ये देश तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना वाला देश है, जिसको अम्बेडकर ने उस जमाने में संविधान दिया है देश को। इसलिए उनकी जयंती पर चिंतन हो, मनन हो। आज तो अम्बेडकर को सब पार्टियां मानने लग गई, कल मानती थी क्या? आप मेरे जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं, सीनियर लोग, आप बताइए कि कोई जमाने में गांधी को मानते थे लोग? सरदार पटेल को भी याद करते थे, अम्बेडकर को मानते थे। आज तो वो सब चुरा रहे हैं इनको, पोस्टरों पे सब जगह खाली अपने स्वार्थ के लिए चुरा रहे। कोई बात चुरा लो आप, पर दिल से मानो फिर उनका। आप गांधी को दिल से मान लो, कोई दिक्कत नहीं, हमें एतराज नहीं होगा। आप सरदार पटेल की भावना थी, उसको दिल से मान लो, अपना लो। आप अम्बेडकर की भावनाओं को, जो उनकी सोच थी, उसको आत्मसात कर लो। मुझे खुशी होगी, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे कोई पार्टी वाले लोग। तो खाली आप हमें खाली पार्टी पॉलिटिक्स करने के लिए अपनाओगे तो हमें एतराज होगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हालात देश में अलग तरह के बन गए हैं। इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, गुजराती घरों के अंदर 7 दिन नहीं निकलती है। अरे भाई 7 दिन से क्यों बैठे हो यहाँ पे? हमारे तो कोई मिला ही नहीं आपको। तो वो क्या, हमको नहीं जानते, मतलब ऊपर से आदेश है तुम निकलेंगे हम। क्या बात है, सब पे दबाव है, मीडिया में दबाव है। अब ये मीडिया वाले बेचारे कितनी मेहनत कर रहे हैं, अब इनकी कुछ चलती थोड़ी है, ऊपर से दबाव है इनके ऊपर भी। ये चाहे तो ही नहीं दिखा सकते हम सबको, ये चाहे तो ही थोड़ा बहुत दिखाएंगे। इतना दबाव है मालिकों पर। अच्छे लोग हैं मेरे मिलने वाले कई लोग, इनकम टैक्स, ईडी कब घुस रहा है उनके स्टूडियो के अंदर, स्थिति ये है। तो बातें करने को बहुत सारी है, पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग दिमाग में रखें जो हालात बन गए हैं। इसमें अम्बेडकर एससी के लिए हमने बहुत कुछ किया। कृपा करके आप मेरे उस बजट को पढ़िएगा। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बताऊँ। हम उद्यमी बनाना चाहते हैं SC ST के लोगों को। उसके लिए मैंने एक तो कानून पास किया है उनके बजट को लेके, जो अभी जूली कह रहे थे आपको। दूसरा, उद्यमी बनाने के लिए मैंने रीको को पार्टनर बनाने के तय किया है। क्योंकि एक इंडस्ट्री है, कौन कितने इंडस्ट्रीज है भाई SC वाले, गिन लो इंग्लिश 70 साल के बाद में खाली उंगली में गिन लो इंडस्ट्री वालों को, SC ST के लोगों को। हमने तय किया कि वो इंडस्ट्रीज बने, उनके लिए अलग से पैकेज दिया मैंने। और साथ में किया है रिको जो है, रिको तो आप जानते हैं रिको क्या है, उसको वो पार्टनर बन सकते हैं 25% का उनका, वो चाहेंगे तो। जिससे कि टेक्निकली कौन सी मशीन आएगी, क्या फैक्ट्री लगेगी, क्या उत्पादन होगा, सब वो बता सकते हैं आपको। ये मैंने किया। अपन अगर आप नहीं पढ़ोगे तो खुद तो नहीं फायदा उठा पाओगे, पर आप और फायदा दिला नहीं पाओगे। तो आपकी जिम्मेदारी है, जब आप आए हो, आप सब लोग यहाँ पर आने वाले लोग जो हैं, मेरा मानना है कि आप लोग 200 बच्चों को मैं विदेश भेज रहा हूँ सरकारी खर्चे पर पढ़ने के लिए। गायकवाड़ साहब ने अम्बेडकर को भेजा, क्रांति हो गई, ठीक है ना। एक आदमी उस जमाने के अंदर जो छुआछूत थी, भेदभाव थे, तब गायकवाड़ साहब जो नरेश थे बड़ौदा के, उन्होंने भेजा अम्बेडकर को। उस जमाने की उनकी सोच थी, उनको तो हमें याद करना चाहिए। तो आप बताइए, मैं 200 लोगों को भेज रहा हूँ, तो जाना जाए, अपनी प्रतिभा बताई जाए। वो कोई भी हो सकता है जाति बरादरी का। अब उसको अगर हम पढ़ेंगे नहीं, आप ध्यान रखेंगे नहीं कि स्कीम क्या है, तो जानकारी के अभाव में हम लोग तकलीफ आती है। नॉलेज इज पावर। नया जो IT का युग आया, राजीव गांधी ने जो IT का युग लाने की बात की थी, उस जमाने में कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन हर हाथ में आ गया।
हम तो 1,33,00,000 महिलाओं को, 1,33,00,000 महिलाओं को जिनके चिरंजीव कार्ड है, उन सबको मोबाइल फोन देने जा रहे हैं जल्दी ही। हमारी नेता बैठी हुई है भरतपुर की, बहुत खुश हो रही है। तो आप सोच सकते हो महिला सशक्तिकरण, सोम्या गुजराती बहुत खुश होंगी महिलाओं की बात सुनकर। अब ये फंस गई है, ये बीजेपी की है, अब ये नहीं फंस गई, पता नहीं मेरी पार्टी वाले मुझे क्या कहेंगे, तुम कहाँ जाके फंस गई वहां पर। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ कि देखो होता है ऐसा कई बार, और बहुत कम मौके आते हैं जब कांग्रेस बीजेपी के साथ बैठते हैं, बहुत कम मौके आते हैं। तो ये बहन हमारी बैठी आकर बात सुन रही है, समझ रही है। तो मैं कहना चाहूँगा आपको, कृपया करके आप बजट या अखबार वो तमाम आप लोगों को देखना, स्टडी करना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि जो टाइम बहुत कम है, क्योंकि अभी अम्बेडकर के प्रोग्राम और है आगे, आज 4-5 प्रोग्राम है। इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि ज़्यादा आपके लंबी बात नहीं करता हुआ। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उनकी बर्थडे पे आप सब मनाने आप आए, और बहुत ही हम उत्साह है। बच्चे हमारे जामडोली से भी आए हैं, कितना प्यारा संगीत बजा रहे थे, बताइए आप, कितना प्यारा बजा रहे। अच्छा, अभी मैंने जामडोली में निषेध जनों के लिए विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा कर दी है। शायद देश का पहला होगा, शायद पहला होगा। नंबर 2, अभी मैंने जोधपुर के अंदर एक अन्य विद्यालय को, कॉलेज, एक निषेध जनों के लिए जो डेफ एंड डम होते हैं उनके लिए जयपुर में भी पोद्दार, और जोधपुर में भी 2 हमने कॉलेज बनाने की घोषणा कर दी है। नंबर 3, और ये संगीत का काम मैंने कहा, ये भगवान जब कोई कुदरत में कोई कमी देता है तो साथ में कोई उसकी विशेषज्ञता देता है। कितने सुंदर बनाए थे। मैं एक बार गया, अन्य विद्यालय के बच्चों की शादी हो रही थी, दूल्हा दुल्हन दोनों अंध थे, वो ब्लाइंड थे, सूर्यदास जी थे। तो मैं खुद बाराती बन के गया वहाँ पर जोधपुर के अंदर, इतना अच्छा लगा मुझे। और जब हम पहुँचे बारात लेके दुल्हन के घर पे, तो कल्चरल प्रोग्राम था, सब वो अन्य विद्यालय के बच्चों ने किया, शानदार था। जोधपुर में हमारी एक समाज सेविका है, सुशीला बोरा, स्कूल चलाती है। इतना शानदार वो बारात थी उनकी कि देखती बनती थी। कहने का मतलब कि ये समाज के अभिन्न अंग है, ये कोई दया के पात्र नहीं है, सम्मान के पात्र, हमारे लिए सम्मान के पात्र हैं। यही बात कहता हूँ मैं आप सबको। बहुत बहुत समाज न्याय अधिकारिता विभाग के हमारे मंत्री जी को, इनका महकमा बहुत बड़ा महकमा है, और साथ में हमारे अधिकारियों को, सबको मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। तो वो सब बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद।